हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ तुरंत मिल जाती है। पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ हम क्या है, संपूर्ण विश्लेषण के साथ आज व्याख्या सहित उत्तरों को करने वाले हैं। तो साथियों, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सेशन काफ़ी जानदार और शानदार होने वाला है। तो चलते हैं, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी जानेंगे, साथ में उनका संपूर्ण विश्लेषण भी देखने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए और आर को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, क्या यह कथन सत्य हो जाता है? अगला कथन आर दे रखा है, कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिससे गंध नर कीट पहचान लेते हैं, निम्नलिखित सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन ए और आर सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो साथियों, आप बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो साथियों, मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, यह कथन कैसा है? सत्य है। कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिसकी गंध नर पहचान लेते हैं, यह भी कथन कैसा है? सत्य है। यानी ए और आर दोनों कैसे हैं? सही हैं और ए आर की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों, प्रश्न का उत्तर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। यह इसका संपूर्ण व्याख्या दे रखा है, जो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाता है, जहां पर आप अपनी तैयारी को संपूर्ण डाटा के साथ पढ़ करके और भी बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है? बात कर रहा है बाल केंद्रित की। तो बाल केंद्रित में चर्चा हो जाता है, क्या प्रदर्शन होता है, व्याख्या होता है, सर्वेक्षण होता है। तो मैं साथियों बता दूं, चर्चा क्या है? यदि बच्चे आपस में चर्चा करेंगे तो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो चर्चा हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदर्शन, देखो बच्चे यदि प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन हो जाता है, तो इसको हम राइट आंसर नहीं मानेंगे। व्याख्या, मान लो आप बच्चों के सामने व्याख्या दे रहे हो, छोटे छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनके सामने क्या व्याख्या दे रहे हो, क्या बच्चे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे ना। तो ये बाल केंद्रित नहीं होता। सर्वेक्षण होता है छात्रों से डेटा यानी जानकारी एकत्रित करना। छात्रों से डेटा यानी जानकारी एकत्रित करना सर्वेक्षण कहलाता है, जिसका विश्लेषण करके हम बच्चों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है और डी राइट आंसर हो जाता है। यानी ए और डी हमारा कैसा राइट आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 2 का क्या है उत्तर है, आप पीडीएफ के माध्यम से इसे पढ़ करके और इसके उत्तर को भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखे। आप चाहते हैं कि छात्र कैसे सीखे? रणनीति शिक्षण द्वारा सीखे। ठीक है। आप समूह कैसे बनाएंगे? जिम्मेदारी आपकी बनती है। मान लो आप एक शिक्षक हैं और छात्र कैसे सीखना है? सहपाठी माने ग्रुपिंग से। ठीक है, ऐसे ग्रुप बना दिया छात्रों के, तो आप सिखाना चाह रहे हो। सहपाठी यानी दोस्तों के माध्यम से सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को। तो आप क्या करोगे? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाओगे, क्या ऐसा करोगे? समान लिंग और समान जाति के सामाजिक आर्थिक समूह पृष्ठभूमि के आधार पर बनाओगे, क्या ऐसा करोगे? देखो, सामाजिक लिंग भूमि के आधार पर हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम नहीं करेंगे। रोल नंबर के हिसाब से भी नहीं करेंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का समूह एक समूह बनाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे। मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, यानी कोई होशियार है, कोई कम होशियार है,
तो क्या हम ऐसे अलग अलग करके थोड़ी ना समूह बनाएंगे, अंकों के आधार पर हम समूह नहीं बनाएंगे। ठीक है, भागीदारी और सहयोग के आधार पर, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। कैसे बनाएंगे? भागीदारी, बच्चों की भागीदारी हो जिसके अंदर, और बच्चे एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, आप उसमें क्या करें, कनेक्टिविट रहें, एक दूसरे से क्या करें, सहयोग की भावना से रहें। तो ऐसा समूह बनाएंगे जिससे बच्चे क्या है, अधिक से अधिक सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये इसका उत्तर है, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 4, पोचमपल्ली अपनी खूबसूरत डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियाँ और खास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की बात की जा रही है, तो पोचमपल्ली हमारा कहाँ पर हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। ये पोचमपल्ली कहाँ है जाता है, किसे कहा जाता है और कहाँ का हिस्सा है, कहाँ कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहते हैं क्या पोचमपल्ली, तेलंगाना को कहते हैं, तमिलनाडु को कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं, किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए। देखो पोचमपल्ली की बात की जाती है तो हम कहाँ पर जाते हैं, सीधे तेलंगाना जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? तेलंगाना जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पोचमपल्ली सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से भारत के तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ एक है। ठीक है, कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ये इसका पूरा डाटा दे रखा है, आपको इसे पढ़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना लेना है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। कथन दे रखा है, पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पाठ्यक्रम को कितने थीम में बांटा गया है? 6 थीम में बांटा गया है। सत्य बात है। कौन कौन सी थीम है? जल है, जल है हमारा, है आपसी संबंध है मित्र है, परिवार एवं मित्र है, यानी मित्र यानी संबंध आ जाते हैं। भोजन भी हमारा होता है, भोजन है। यातायात होता है क्या? यातायात नहीं होता। आवास भी है, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं या वस्तु हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ईवीएस की थीम बच्चों के बहुत ही करीब है। ईवीएस की थीम बच्चों के बहुत ही करीब है। तो यही बात कैसी है, सत्य हो जाती है। तो हम आप उत्तर देखते हैं, कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। तो 2 वाला हमारा कैसा है, सही है। 2 वाला कैसा है, सही है। यहाँ पर यातायात हमारा क्या कर देता है, इस कथन को गलत कर देता है, यानी पहला कथन हमारा कैसा है, गलत है। ऑप्शन 1 हमारा गलत आंसर हो जाता है। कथन 1 गलत है, सही बात है। कथन 1 कैसा है, गलत है। कथन 2 सही है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। साथियों, हम इसके बारे में संपूर्ण अभी डाटा जानेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो कथन दे रखा है, कथन 1 कैसा था, गलत था। देखो ईवीएस की कितनी थीमें, 6 थीमें। कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त, परिवार यानी मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीजें हम जो बनाते और करते हैं, ये क्या है, थीम के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण की कितनी थीमें, 6 थीमें। इसे आपको याद कर लेना है। यहाँ से एमपी टेट वर्ग 3 में एक प्रश्न पूछा गया था कि पर ईवीएस की थीम के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन दिया था पौधे। पौधे इसकी सब थीम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सब थीम के अंतर्गत आते हैं, मुख्य थीम में नहीं आते। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता था, पौधा इसका राइट आंसर था। ठीक है, प्रश्न पूछा था ईवीएस की थीम के अंतर्गत नहीं आता, तो पौधा इसके अंतर्गत नहीं आता, मुख्य थीम के अंतर्गत नहीं आता। जैसे मुख्य थीम में क्या क्या आता है, परिवार और दोस्त आते हैं, भोजन आता है, पानी आता है, आश्रय आता है, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये क्या है, मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। तो साथियों, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सब थीम क्या हो जाती हैं, जैसे सब थीमें रिश्ते हैं, संबंध हो जाते हैं, काम और खेल हो जाते हैं, जानवर, पौधे, अन्य चीज़ें हो जाती हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह कौन सा है? तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, क्या आ ही गया है। तो साथियों, आप अपनी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा और मैं आपके लिए ईवीएस लेकर आता रहूँगा, ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। तो आप मेरे सेशन को जरूर देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभ देने वाला है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। गतिविधि के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, क्या ये राइट आंसर होगा। पोर्टफोलियो हो जाता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, क्या ये राइट आंसर हो जाता है। तो कौन सा है, वह कौन सा है? देखो छात्रों का आकलन कर सकता है, तो गतिविधि के मूल्यांकन और रेटिंग स्केल, इससे भी क्या है, छात्रों का आकलन किया जाता है।
पोर्टफोलियो से भी छात्रों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, ये भी क्या है, एक आकलन का तरीका है। इसके माध्यम से भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ईवीएस की शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया, यहाँ पर जानवरों के बारे में पढ़ाया। उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। उन्हें क्या है, कुछ कार्य करने के लिए कहा, जैसे आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखिए। चलो ठीक है, लिख देते हैं। विभिन्न पशुओं की गतिविधि का अवलोकन करो, कर लेते हैं। अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, कर देते हैं। वर्गीकृत भी कर देंगे। पशुओं को परिभाषित करो, चलो ये भी हम कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अब बात की जा रही है किसके लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, यानी 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों की बात की जा रही है। अब 1 से लेकर कक्षा 5 तक का बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। देखो, आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम बता देगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। विभिन्न पशुओं की गतिविधि का अवलोकन भी कर देगा। गतिविधि यानी कौन सा जानवर किस तरह से गतिविधि यानी कार्य करता है, ये भी हमारा सही हो जाता है। अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणी में वर्गीकृत कर दिए। अवलोकन यानी इसकी शकल के आधार पर भी वह क्या करेगा, वर्गीकृत कर देगा, ठीक है। लेकिन पशु को परिभाषित करो, ये कार्य नहीं कर पाएगा। 1 से 5 साल का जो बच्चा है वो तो पशु को परिभाषित नहीं कर पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। उपरोक्त नहीं पूछा है तो नहीं में क्या नहीं हो जाएगा, पशु को परिभाषित करो, ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए उत्तर में कहाँ दे रखा है, केवल सी है, केवल सी तो है नहीं, केवल डी है, तो केवल डी हमारा कैसा है, गलत उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। साथियों, प्रश्न का विश्लेषण आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो पढ़ते हैं, एवं सही विकल्प का चुनिए। चलो सही विकल्प हम चुनाव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं, क्या दिया है, कथन ए में दे रखा है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों में से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। क्या ये बात सत्य है, आपको बतानी है, ठीक है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये बात क्या सत्य है, जल्दी से बताइएगा। ए सही और बी गलत है, क्या ये सही है और बी गलत है, बताइएगा। ए सही और बी गलत है क्या, ऑप्शन 2 है ए गलत और बी सही है क्या, ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों सही है क्या, ए सही है, बी ए बी दोनों कैसे हैं, सही नहीं है, सॉरी साथियों। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा, देखो, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये बात कैसी है, सत्य है। जाइलम क्या करता है, जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम को पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करना है। ये क्या करता है, ये भोजन को विभिन्न भागों तक क्या करता है, स्थानांतरित करता है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ए और बी दोनों कैसे हैं, सही हैं। ए और बी कैसे हैं, दोनों सही हैं, यानी 3 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, देखो, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह दत्त असाइनमेंट देती है कि उनके पास के कृषि फार्मों द्वारा दौरा करने पर, कृषि फार्म को क्या करने पर, दौरा करना और कृषि के दौरान किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनकी उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी प्राप्त करना। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करने को तैयार करने के लिए कहती है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के लिए संकेत हैं, तो बताइए कौन सी प्रक्रिया सीखने के संकेत में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या परिकल्पना हो जाएगा, परिणाम निकालना हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति तो हो जाएगा साथियों, लेकिन परिणाम निकालना नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 5 का छात्र है, परिणाम कैसे निकालेगा। अनुमान, क्या अनुमान हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो जल्दी से बताइएगा। देखो, संवेदनशीलता की तो यहाँ पर बात की ही नहीं गई है। उन्हें क्या करना है,
उन्हें फोटो भी कलेक्ट करने को तैयार और कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेत में शामिल है, ये हमें बताना है। तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की तो बात प्रश्न में कर ही नहीं रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा है, गलत हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से बताइएगा। देखो प्रश्न करना, बच्चे जब जाएंगे तो प्रश्न भी करेंगे, प्रश्न करेंगे तो फिर क्या है, अपनी भाषा में उसे अभिव्यक्ति भी करेंगे। और जब फसल यानी फसल को देखेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, ये कैसे उगाई जाती है, क्या कैसे होता है, तो उनके बारे में क्या अनुमान भी लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो किसानों के द्वारा उपकरणों को और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उन्हें फोटो कलेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, यह प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेत शामिल है। इसमें क्या है, प्रश्न करेंगे बच्चे, अभिव्यक्ति करेंगे और अनुमान लगाना सीखेंगे, यानी ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। साथ ही चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। साथियों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीम को दर्शाता है। ईवीएस की थीम अभी मैंने बताई थी कौन कौन सी थी। तो ईवीएस की थीम हमारी हो जाती है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं। देखो भोजन, पानी, यात्रा, आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए ईवीएस की थीम को कौन सा दर्शाता है। देखो परिवार मित्र हो जाता है, यात्रा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। ठीक है, आश्रय होता है, यात्रा होता है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सही है। मौसम नहीं होता है, पानी यात्रा है, भोजन होता है, पदार्थ नहीं होता है इसके अंदर, आश्रय भी है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है। देखो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। तो सही कौन सा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। देखो ईवीएस की थीमों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। इस सेट में कितने 1 2 तीसरा प्रश्न है, ये थीम से पूछा गया। तो ईवीएस की थीम से 21 जनवरी का ये पेपर है। 21 जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था वो एग्जाम का पेपर है। उसमें ईवीएस की थीम से लगभग कितने 3 प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे भी घुमा के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से यह पढ़ लेना है। तो थीम हमारी कौन कौन सी, परिवार एवं मित्र हो जाता है, भोजन है, पानी है, आश्रय है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं। ये ईवीएस की 6 थीमें हैं, मुख्य थीमें हैं। इनसे आपको 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं आगे। तो आश्रय है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। क्या निर्देशित करते हैं कि खून की जांच से हो, किससे हो, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगा चलेगा, उसके अंदर जो मादा मच्छर है उसके अंडों का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलेगा, उसमें उपस्थित आयरन तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलेगा, उसमें उपस्थित आयरन तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के उपस्थित अंडों का पता चलेगा, यानी ऑप्शन हमारा 1 राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाता है, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का क्या चलेगा, पता चलेगा। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की जाँच करते हैं। किसकी जाँच करते हैं, प्लाज्मोडियम की जाँच करते हैं। ये आपको पूरा डाटा दे रखा है, आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो इसमें मादा एनाफिलीजा मच्छर के अंडों की जांच की जाती है। ठीक है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उसके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थी को उसके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कराने में सहायता करती है। क्या ये सही हो जाएगा। शिक्षक को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक साधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। छात्रों को ईवीएस की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र क्या है, स्रोत है। तो बात किसकी कर रहा है,
पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी के स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंध करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है बताइएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उसके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कराने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना। चलते हैं आगे। इसका ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाता है। घड़ीसर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। क्या ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था? यह तालाब आज भी प्रयोग में है। क्या यहाँ पर आज भी तालाब प्रयोग में है? इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। यह लगभग 650 साल पुराना है। ठीक है, पहले बनाया गया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। क्वेश्चन नंबर 13, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यह हो जाता है। यह कैसा है? गलत ऑप्शन हो जाता है। नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा है? यह तालाब आज भी प्रयोग में नहीं है। ठीक है, यह पहले प्रयोग में था, आज नहीं है। ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। यह तालाब 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। यह बात कैसी है? सत्य है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ये बात भी सत्य है। यह 650 साल पहले बनवाया गया था। ये बात भी कैसी है? सत्य है। आपको इसे भी याद रखना है। ये पॉइंट आपको रिपीटेड किसी भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं दोबारा से। ठीक है, इसे 650 वर्ष पूर्व जैसलमेर के राजा घड़ीसर ने अपनी प्रजा के सहयोग से बनवाया था। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ पर 9 झीलें हैं। कितनी? तो यहाँ पर 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ये कितने तालाबों से जुड़ा हुआ था? तो 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर के एक क्षेत्र फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना क्या उद्देश्य है? उनके नाम याद करवाना उद्देश्य था। ऑप्शन बी है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। क्या जानवरों से संबंधित अवधारणाओं का जोड़ना? ऑप्शन सी है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। क्या ऑप्शन सी राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 14। तो देखो, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, रटने की बात कहीं भी की जाती है तो सीटेट आपको रटने की चीज़ों को क्या गलत मानता है। तो रटने वाली चीज़ों को हमेशा आपको क्या कर देना है? गलत कर देना है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये बात कैसी है? सत्य हो जाती है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी बात सत्य हो जाती है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये बात भी कैसी हो जाती है? सत्य हो जाती है। यानी हमारा बी, सी और डी ऑप्शन कैसे हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाते हैं। बी, सी, डी, यानी 4 नंबर का हमारा कैसा हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। साथियों चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया। उसने क्या डाला? उसके अंदर एक नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। फिर वह क्या कर रहा है? गिलास के अंदर क्या कर रहा है? बहुत सारा नमक डाल देता है। इसमें सॉल्ट यानी नमक मिला देता है। आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने क्या पाया? नींबू पानी में फट जाता है। क्या फट जाएगा? नींबू पानी के गिलास के बीच ही रह जाता है। क्या ऐसा होगा? नींबू पानी में डूब जाता है। क्या डूब जाएगा? नींबू पानी में तैरता है। क्या नींबू पानी में तैरता है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ। प्रश्न नंबर 5। जब हम पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का घनत्व यानी क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नींबू का घनत्व वाला होने के कारण तैरने लगता है। नींबू क्या करता है? नींबू कम घनत्व होने के कारण क्या होता है? तैरने लगता है। नींबू का घनत्व क्या हो जाता है? कम होता है। और जल का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। तो नींबू तो पानी के ऊपर क्या है? तैरने लगता है। तो ऑप्शन हमारा 4 क्या राइट आंसर हो जाता है। जब हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ जाता है जल का। ठीक है, तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। जल का घनत्व बढ़ेगा और नींबू का घनत्व कम होने के कारण इसके ऊपर क्या है? तैरने लगता है। क्या करता है? तैरने लगता है। जल के ऊपर क्या करता है? यह तैरने लगता है। ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। साथियों इसे आपको पढ़ लेना। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा प्रिज्म और डॉक्टर के रूप में नौसेना में अनुभव का वर्णन किया गया है। आपको एनसीईआरटी में यह देखने को मिल जाएगा। इस अध्याय को शामिल करने का क्या कारण है? कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। क्या ये सही है? उनकी कहानी सशस्त्र बलों एवं चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है।
यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयां और उससे निपटने वाले तरीकों को समझाता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, देखो, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। क्या देता है? तो उनका अनुभव रूढ़ियों चुनौती देता है, क्योंकि एक महिला होने के बाद भी वो क्या है, वहीदा प्रिज्म है। ठीक है, रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बात सत्य है। उनकी कहानी 77 बलों के एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की क्या है, झलक देती है। ये भी बात कैसी हो जाती है, हमारी सत्य हो जाती है। ऑप्शन सी है। यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। प्रिज्म की बात तो यहाँ पर की ही नहीं गई है, वहीदा प्रिज्म उनका नाम है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उसे निपटने वाले तरीकों को समझाना, ऑप्शन हमारा डी, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। तो ए बी डी कहाँ दिया है, ये गलत हो जाता है। ए बी और डी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। साथियों चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। देखो ईबीएस की थीम से फिर एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ईबीएस की थीम से आपको यहाँ इस प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न देखने को मिल जाए। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद की चीज का पता लगाने की कहना। ठीक है, क्या ये काम करोगे आप बढ़ावा देने के लिए। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। क्या स्टोरेज करने के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके चित्र दिखाओगे बच्चों को। विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, क्या ऐसा करोगे। सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर आदि को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, क्या इस बात को हम बढ़ावा देंगे। तो भोजन थीम को पढ़ाते समय आप बच्चों को क्या है, क्लासरूम में बैठे हो, भोजन के बारे में पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कौन सी चीज़ क्या है, पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो पूछताछ को कौन सी चीज़ बढ़ावा देगी, तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद की चीज़ों का पता लगाना। बच्चों से कहेंगे आप अपने घर जाइएगा और अपने परिवार के सदस्यों यानी चाचा ताऊ से पूछिएगा कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें क्या है पसंद हैं। ठीक है, तो बच्चे घर जाएंगे, अपने घर जाकर माता पिता से और परिवारजनों से पूछेंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, जिससे बच्चे क्या है करके सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, पसंद होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है बोरा असम में उपयोग किए जाने वाला धान का क्या है, धान का एक सामान्य प्रकार है। क्या ये बात सत्य है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी की क्या आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, चुनिए जल्दी से बताइएगा कौन सा कूट सही हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो सुनिएगा, बोरा असम में उपयोग किए जाने वाला धान का क्या है, एक सामान्य प्रकार है। ये बात कैसी है, सत्य हो जाती है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक रोके रहती है, पानी वाष्पित, तो उसके अंदर नमी भी ज़्यादा देर तक रुकी रहती है और पानी को भी स्टोरेज ज़्यादा समय तक करे रहती है। ठीक है, अपने अंदर सोके रहती है। तो ऑप्शन ए यानी कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। तो ए सही है परंतु बी गलत है, गलत हो जाता है। ए सही है परंतु बी सही है, ए गलत, ये भी गलत हो जाता है। ए सही और बी सही, ये यानी ए और बी दोनों कैसे हैं, सही हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कक्षा 3 में ईबीएस शिक्षिका एक्सलेस ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम को शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। क्या की, चटाई बनानी है। पहले उन्होंने क्या किया, कागज की पट्टियों को काटा और चटाई बनाने के लिए मदद की। तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपनी छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना। इस गतिविधियों को बुनकरों द्वारा किए जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। चटाई को बनाने की विधि चरणों को याद कराने की बात करें आगे, ये गलत हो जाएगा हमारा शायद। आकर्षण रंगों को पेपर चुनना और स्ट्रिप के पूरा तरह से काटना और सीखना। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाता है।
तो रटने वाली बात हमारी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ए रंग पैटर्न के बारे में सीखना, सौंदर्य बोध विकसित करना, ए हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी सही हो जाता है। इस गतिविधियों को बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, बुनकर किस तरह से बुनाई कर लेते हैं उससे हमें क्या उससे जोड़ना चाहिए, बी भी हमारा कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। डी आकर्षित रंगों के पेपर चुनना, आकर्षित रंगों के क्या करेंगे, पेपर चुनेंगे और स्टेप को पूरा करते हुए काटना सिखाना, ठीक है, ये काम भी करेंगे। तो हमारा कौन सा सही हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है और कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ए बी डी कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दे रखा है, ए बी डी, तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, सी टेट में क्या है, प्रश्न सरल आते हैं, सिंपल आते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा होती है थोड़ा लेंथी होती है, तो हमें अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अल बरूनी के बारे में हम जान लेते हैं, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये उत्तर सही नहीं है, नहीं पूछा है, इसको हमें विशेष ध्यान रखना, नहीं वाले प्रश्नों को क्या है विशेष ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। उसने अपने लेख में भारत में तालाब की तकनीक की प्रशंसा की है। अल बुर्गुनी जिस स्थान से आया था उसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है, वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था, तो यह भी राइट आंसर हो जाता है। उसने अपने लेख में भारत का तालाब के बारे में तकनीक प्रशंसा की है, ये भी हमारा सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये भी, यानी तीनों हमारे ऑप्शन कैसे हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। उसने भारत के समय तालाबों को कुछ नहीं लिखा, उसने तालाबों का बड़े विस्तृत रूप से अध्ययन किया, उसने तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अल बरूनी जो संबंधित है कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, आपको यह पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से ये पूरा डाटा दे रखा है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाता है। तो यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी एकत्रित करता है, जोहड़ है, जोहड़ के बारे में बात हो रही है। यह नदियों से पानी एकत्रित करता है। यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ऑप्शन डी है, यह वर्षा जल से अशुद्धियों को निष्पादन करता है। तो साथियों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सी टेट काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो साथियों मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाला हूं। आज मैं 21 जनवरी 2024 का पेपर है ये, जो मैं आज आपको करवा रहा हूं, और आगे हम ऐसे ही सभी नेक्स्ट यानी आगे सभी एक एक प्रश्न एक एक पेपर लेकर ऐसे ही मैं आपके लिए आता रहूँगा, और आपके लिए अलग से MCQ वाली क्लास भी मैं लेकर आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और CTET की यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यानी आसपास के कुओं में जमीनों का पानी एकत्रित करता है, क्या करता है आसपास के, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, क्या है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये हमारा गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। तो यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, क्या है, जोहड़, ठीक है। जोहड़ के बारे में जान लेते हैं। जोहड़ में छोटे छोटे चेक मिट्टी के बांध होते हैं जो वर्षा जल को क्या करते हैं, एकत्रित यानी संरक्षित करते हैं, ठीक है। जोहड़ समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, क्या है, जोहड़ है जो हमारी समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इसको आपको याद रख लेना है, ये आपको डाटा दे रखा है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, जो कि अगले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम ml लीटर है तथा आयतन 3 ml लीटर है। तो जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व गुणा क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है घनत्व गुणा आयतन। तो द्रव्यमान हमें निकालना है, घनत्व कितना दे रखा है 12 और आयतन कितना दे रखा है 13, तो 3,
तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों 36। तो 36 क्या दे रखा है 36 ऑप्शन ए में दे रखा है 36 ग्राम हो जाता है। तो द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है द्रव घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन, इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी साथियों 12 तिया कितने हो जाते हैं 36, 12 तिया 36 हमारा राइट आंसर हो जाता है। 12 का गुणा 3 से करेंगे राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका डाटा खबर। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न दिया गया कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प बताना है कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 23। तो साथियों मैं बता देता हूं आपको, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये बात कैसी है, सत्य है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये बात कैसी है, असत्य है। बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, इसको याद रखेंगे। अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए कथन हमारा कैसा है, सत्य है, और आर कथन कैसा है, असत्य है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा, एक राइट आंसर हो जाता है। साथियों चलते हैं आगे। तो साथी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा का दाब कैसा होता जाता है, हवा का दाब होता है जो कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है, जो जल का क्वथनांक होता है यानी जो पानी का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं, 292.61 मीटर की ऊंचाई से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। कितनी मीटर की ऊंचाई से, 292.61 मीटर की ऊंचाई पर हमारा 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री पानी का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 1 डिग्री क्वथनांक कम हो जाता है। कितना डिग्री कम हो जाता है, 1 डिग्री क्वथनांक कम हो जाता है। इसको आपको याद रख लेना है। जो जल का क्वथनांक होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, किसके बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है 292.61 मीटर, 292.61 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या, जल का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया, क्या परीक्षण किया, परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। सत्य बात है, मादा उनकी घोंसले को देखती है और उनमें सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। देखो नर पक्षी होता है जो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। वह क्या करता है, घोंसला बनाता है, सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, इस तरह के घोंसले बनाता है सुंदर सुंदर, ठीक है। इस तरह के क्या बनाता है, घोंसले बनाता है सुंदर सुंदर। और जो नर यानी मादा पक्षी होती है वह इन घोंसलों को देखती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है उस नर के साथ में क्या करती है, वह साथ में रहती है और उसी के घोंसले में क्या देती है, अंडे देती है। जो घोंसला उसे क्या आता है, पसंद आता है, उसी नर के साथ में वह क्या करती है, सहवास करती है और अंडे देती है। तो बताइए वह कौन सा पक्षी है, इंडियन रोबिन है, सनबर्ड है, टेलर बर्ड है, बीवर पक्षी है। तो कौन सा पक्षी हो जाता है, बीवर पक्षी हो जाता है, यानी बीवर पक्षी की बात की जा रही है। ये क्या करता है, घोंसला बनाता है और जो मादा पक्षी होती है इन घोंसलों को देख करके मोहित हो जाती है और उन घोंसलों को पसंद कर लेती है, फिर वह उसके साथ रहती है और उसी के घोंसले में क्या देती है, अंडे देती है, यानी प्रजनन करती है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसे जान देते हैं, बीवर पक्षी जटिल घोंसला का निर्माण करता है, ठीक है। ये मैंने पूरा इसमें डाटा दे रखा है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना है। अभी कथन दे रखा है, विषय परिवार तथा मित्र में एक प्रमुख विषय है। ईबीएस में क्या है, एक प्रमुख है जिसमें पौधे, जानवरों को परिवार, मित्रों के उपथीम में प्रस्तुत किया जाता है। सही बात है। थीम के द्वारा मनुष्य द्वारा जीवन के अन्य रूपों
की अनुच्छेद पर प्रकाश डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। अवकथन और कारण, अवकथन सही है लेकिन कारण गलत है, अवकथन गलत है परंतु कारण सही है, अवकथन और कारण दोनों सही है और कारण अवकथन की सही व्याख्या करता है, अवकथन और कारण सही है लेकिन कारण अवकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। देखो, तो परिवार तथा मित्र ईवीएस में एक प्रमुख विषय है, ये बात सत्य है। पौधे तथा जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मैंने अभी आपको संपूर्ण डाटा के साथ में समझाया था, ये बात कैसी है, सत्य है। थीम के द्वारा मनुष्य तथा जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रित क्रियाओं पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है, ये बात भी कैसी है, सत्य है। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन हमारा 3 कैसा राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 25 के बाद 26। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया को विकसित की जा सकती है। तो सर्वेक्षण का मतलब क्या है, डाटा एकत्रित करना। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, डाटा एकत्रित करना। छात्र क्या कर रहे हैं, डाटा एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है, अपने आसपास का, कहाँ का, अपने परिवार के सदस्यों के बीच का, ठीक है। तो परिकल्पना है, ये क्या परिकल्पना है, निष्कर्ष है, अभिव्यक्ति है, अनुमान है, प्रयोग है, अवलोकन है, प्रश्न पूछना है, प्रयोग करना है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, प्रश्न पूछना है, अनुमान लगाना है, अभिव्यक्ति है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखो, छात्र क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, परिवार के सदस्यों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने के बाद अनुमान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, शिक्षक के सामने जाकर उसे अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात इसमें कहीं की नहीं गई है, ठीक है। प्रयोग बच्चे कोई कर नहीं रहे हैं, परिकल्पना, निष्कर्ष, अभिव्यक्ति, ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हरियाणा के समवर्ती राज्य हैं, जल्दी से बताइएगा हरियाणा के जो समवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो हरियाणा वालों साथियों जल्दी से बताइएगा आपके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार हो जाते हैं, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश हो जाते। देखो बिहार तो होगा ही नहीं, बिहार वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो देखो मध्य प्रदेश होगा नहीं, ये भी कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचा हमारे पास हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी हमारा 3 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। मैप के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा हरियाणा। तो ये रहा आपका हरियाणा, देखिए साथी, ये रहा आपका हरियाणा, इधर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान हो जाता है, इधर पंजाब, ठीक है, ये पंजाब हो जाता है, ये उत्तराखंड का हिस्सा है जो कम बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ये आपको देखना है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है, इसे आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। मधुमक्खियों से भी एक प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं, ये बात तो सही है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये बात भी सही है, जो अंडे देती है, ये बात भी कैसी है, सत्य है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खी श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते में बनाने और पालने का कार्य करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इनमें से कथन कौन सा पूछा है, सही कथन बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। देखो मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं, ये बात सत्य है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये बात भी कैसी है, सत्य है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि श्रमिक मक्खी अलग होती हैं, ठीक है, नर मक्खी नहीं होती हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, जो दिन भर छत्ते बनाने के और पालन पोषण का कार्य करती है। देखो मादा श्रमिक मक्खी होती है, ये बात सत्य है, लेकिन मादा मक्खियां श्रमिक का कार्य नहीं करती, ये वाला कैसा हो जाता है, गलत ऑप्शन हो जाता है।
ऑप्शन डी है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है और डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ए और डी कहाँ दे रखा है जल्दी से बताइएगा। तो ए और सी है क्या गलत, ए और डी ऑप्शन हमारा दो राइट आंसर हो जाता है। तो मधुमक्खी पालने का जो सही समय होता है वो कब होता है, तो मधुमक्खी पालने का सही समय होता है अक्टूबर और नवंबर को। इसको आपको याद रख लेना, अक्टूबर नवंबर। मधुमक्खी पालने का सही समय होता है अक्टूबर नवंबर। ठीक है साथियों, इसको याद रख लेना। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यह कथन सत्य है। मधुमक्खी छत्ते में रहती है और प्रत्येक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जिसकी प्राथमिक भूमिका क्या है, अंडे देना है। किसकी, रानी मक्खी की। ठीक है, इसको याद रखना। श्रमिक मधुमक्खी शहद के रस की तलाश में लीची के फूलों के चारों ओर उड़ती रहती हैं। यह कथन सत्य है। श्रमिक मधुमक्खियां रस इकट्ठा करने के लिए लीची के फूलों का शहद विभिन्न फूलों के चारों ओर उड़ती रहती हैं जो छतों के लिए शहद में बदल देती हैं। रस क्या है, फूलों से रस को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं और शहद में बदल देती हैं। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली क्लास में हम इसी तरह से संपूर्ण विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है आपको बताना है। ईवीएस शिक्षिका अपने समुदाय से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। छात्रों से क्या कहती है, सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े में क्यों सहज महसूस करते हैं। बात कर रहा है गर्मियों के दौरान, सर्दियों के दौरान सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। यह किस तरह का प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, अपसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। देखो सोचने और जवाब देने के लिए कह रही है। बच्चे सोचेंगे और जवाब देंगे तो किसी से वस्त्रों के बारे में हमें सोचना है, वस्त्रों के बारे में सोचेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, संपूर्ण क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण करेंगे तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो विश्लेषण ही इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। काल्पनिक नहीं है, तथ्यात्मक भी नहीं है, अवसारी भी नहीं है, कैसा है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कैसा है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यानी 4 नंबर का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन, ए कथन है और बी कथन को ध्यान से पढ़ना है और हमें क्या बताना है, उत्तर बताना है। कथन ए है लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे। ये बात सत्य है क्या। ऑप्शन अगला है बी कथन है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। क्या ये सही है। तो साथियों जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। देखो लगभग 4 या 700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे। ये बात कैसी है, सत्य है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बात कैसी है, असत्य है। गंगा नदी के जो तटवर्ती जो शहर हैं उनका विकास लाखों वर्षों पूर्व हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। तो ये वाला कैसा हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए वाला 1 नंबर का राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के लिए सेशन लेकर आता रहूँगा। तो साथियों मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।